नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में विरोध के स्वर और उठने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सबसे करीबी नेताओं में से एक और झोटवाड़ा के पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटने की भी चर्चाएं हैं। इसे लेकर शेखावत ने प्रतिक्रिया देते हुए इशारों ही इशारों में मोदी सरकार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुझे ईडी सीबीआई से डर नहीं लगता। राजस्थान तक के मुताबिक उन्होंने कहा, ये जो लिस्ट है वो बिल्कुल प्रॉमिसिंग नहीं है। ज़्यादातर लोग पहले चुनाव में हारे हुए हैं या फिर तीसरे नंबर पर रहे हुए। ये लिस्ट कार्यकर्ताओं को निराश करने वाली है। पूर्व विधायक ने कहा कि मैंने जिस चुनावी क्षेत्र को नर्चर किया वहाँ जो टिकट बांटे वो ठीक नहीं थे। मुझे ईडी सीबीआई से डर नहीं लगता, मैं फकीर आदमी हूँ। उन्होंने आगे कहा, बात सिर्फ पार्टी और कार्यकर्ता की है। अब ये साफ हो गया है कि राजस्थान में वसुंधरा समर्थक नेताओं के भी पर काटे जा रहे हैं। पहली सूची के आने के बाद अब भरतपुर की नगर सीट से उम्मीदवार अनिता सिंह गुर्जर भी नाराज हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निराशा जाहिर की है। टिकट कटने के बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वसुंधरा राजे के कैंप का मानकर मुझे बीजेपी ने अपने से दूर किया है और ऐसा टिकट दिया है जिसकी जमानत जब्त होगी। साथ ही उन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ने का भी इशारा कर दिया और ट्वीट में कहा कि हजारों की संख्या में फोन आ रहे हैं, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। अब इसराइल ने बताया है कि हमास के हमले में मरने वाले इसराइलियों की संख्या 1000 से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका स्थित इजरायली दूतावास ने बताया है कि शनिवार से अब तक कम से कम 1008 इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। दूतावास ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट के जरिए बताया है कि अब तक 3418 लोग घायल हुए हैं। बता दें, हमास ने शनिवार को इसराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। हमास के लड़ाके इसराइल के इलाके में दाखिल हो गए थे और कई लोगों को बंधक बनाकर ले गए थे। इसराइल के मुताबिक 100 से 150 लोग तक बंधक हो सकते हैं। हमास और इसराइल के बीच जारी संघर्ष के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि स्वतंत्र संप्रभु फलस्तीन स्टेट का निर्माण एक आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल गाजा संघर्ष अमेरिकी मध्य पूर्व नीति की विफलता को दिखाता है। पुतिन ने कहा कि मुझे लगता है कि कई लोग मुझसे सहमत होंगे कि ये मध्य पूर्व में अमेरिकी राजनीति की विफलता का एक स्पष्ट उदाहरण है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद अब अरब देशों में हलचल बढ़ती दिख रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार एक और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीनी क्षेत्र के राष्ट्रपति के अलावा मिस्र और जॉर्डन के साथ बातचीत की है, तो दूसरी तरफ अरब लीग में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की बुधवार को आपात बैठक बुलाई गई है। क्राउन प्रिंस ने फलस्तीनी क्षेत्र के राष्ट्रपति महमूद अब्बासी से बात की है और उनसे कहा कि सऊदी अरब फलस्तीनियों के अधिकार, उनकी उम्मीदों, महत्वाकांक्षाओं और शांति के लिए साथ खड़ा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पिछले महीने ही फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा था कि इजराइल से रिश्ते सामान्य करने की दिशा में वो हर दिन नए मुकाम के करीब पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ फलस्तीनी नहीं चाहते हैं कि सऊदी अरब इजराइल से संबंध कायम कर उसकी संप्रभुता को मान्यता दे। कहा जा रहा है कि इजराइल पर हमास ने ऐसे वक्त में हमला कर दिया और सऊदी अरब के रिश्ते सामान्य करने की कोशिश पर पानी फेर दिया है। पूरे मामले में ईरान मुखर होकर फलस्तीनियों के लिए बोल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईरान फलस्तीनियों के अधिकारों की वकालत करने में सऊदी अरब से आगे निकल रहा है। इस बीच ईरान और इराक ने फलस्तीन में हुए ताज़ा घटनाक्रम की समीक्षा के लिए मुस्लिम देशों के संगठन OIC की मीटिंग बुलाई है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार फलस्तीनी संगठन हमास ने गजा पर हमले के जवाब में इजराइल के एक शहर को निशाना बनाने की धमकी दी है। हमास ने अशकेलोन शहर पर हमला करने की धमकी दी है। टेलीग्राम पर की गई एक पोस्ट में हमास ने कहा है, गजा के ठीक उत्तर के शहर के लोग स्थानीय समय के मुताबिक शाम 5 बजे तक इस इलाके को छोड़ दें। इजरायली सेना के मुताबिक शनिवार से अब तक गजा की ओर से 4500 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए। हमास के हमले के जवाब में इजराइल की वायुसेना गजा पर बम बरसा रही है। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी दी है। उसने कहा है कि अमेरिका ने अगर सीधे तौर पर जंग में दखल दिया तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देगा। फिलिस्तीन यूक्रेन नहीं है। उधर अमेरिका ने इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट देने की बात कही है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि मदद के लिए हमारे जहाज और लड़ाकू विमान इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं।
इजरायली सेना के गजा पर जवाबी कार्रवाई के बाद अब हमास ने धमकी दी है कि अगर इजरायली सेना ने गजा पट्टी के निवासियों को निशाना बनाया और बिना किसी पूर्व चेतावनी के हवाई हमले किए तो बंदूकों को मारना शुरू कर दिया जाएगा। हमास का ही एक हिस्सा एजडीन अल कासिम ब्रिगेड ने धमकी दी है कि बगैर चेतावनी के हमारे लोगों पर हमले का जवाब हम बंधक नागरिकों को मार कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन मानवता की भाषा नहीं समझता है, ऐसे में उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिसमें वो समझता है। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज यानी मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि इसराइल की वर्तमान स्थिति से अपडेट कराने के लिए मैं इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। बीबीसी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के राजदूत गिलाड अडन ने कहा कि गजा में 100 से 150 इजरायली लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। इन सभी का इसराइल से अपहरण किया गया था। पहले यह आंकड़ा दर्जनों से 100 के बीच बताया जा रहा था। मंगलवार सुबह इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि सेना ने बंधक बनाए गए 50 लोगों के परिवारों की सूचना दी है। उन्होंने बताया कि सेना और जानकारी जुटाने की कोशिश में है ताकि और परिवारों को इसकी जानकारी दी जा सके। संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि लगभग 2 लाख लोग या आबादी का लगभग 10वां हिस्सा जंग शुरू होने के बाद से गजा में अपने घर छोड़कर भाग गया है और नाकाबंदी के कारण पानी और बिजली की कमी के लिए तैयार है। OCHA के प्रवक्ता जेम्स लार्के ने जिनेवा ब्रीफिंग में कहा कि गजा पट्टी में विस्थापन नाटकीय रूप से बढ़ गया है। शनिवार से 1,47,500 से अधिक लोग पहुंचे हैं। अधिकांश लोग स्कूलों में शरण ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघर्ष जारी रहने के कारण विस्थापन की आशंका है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब आदिवासी कार्ड खेला है। वो मंगलवार को मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र शहडोल जिले में कांग्रेस की चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। राहुल ने कहा कि वनवासी का मतलब जंगल में रहने वाला होता है, जबकि आदिवासी के मायने जल, जंगल और जमीन का मालिक होना है, भारत में पहले आया हुआ होना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम जुबान के साथ मन से भी आपको आदिवासी ही मानते हैं, आपके हक और हुकूक की चिंता करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने जगह जगह आपके हक और हुकूक को छीना है। भारत सरकार ने भी आपके हकों की चिंता नहीं की है। मध्य प्रदेश में लाखों पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वो वनवासी कहते हैं, इसीलिए आप पर बीजेपी के नेता पेशाब करते हैं। कोविड के समय सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं। इनकी सोच आपको जंगल में बनाए रखना है। आपके बच्चों को न इंजीनियर बनने देना है, न वकील देखना चाहते हैं। जमीन का हक नहीं, इसलिए आपको लोन नहीं मिलता। ये है आदिवासी और वनवासी का फर्क। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर आदिवासियों की तेंदुपत्ता मजदूरी को 3 से बढ़ाकर 4,000 रुपए करने और वन भूमि के पट्टे देने की गारंटी दी। उन्होंने महिला वर्ग को हर महीने बैंक खातों में 1,500 रुपए देने, गैस सिलेंडर 500 रुपए देने, 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने संबंधी गारंटियों को शहडोल में वोटरों के सामने दोहराया। आडवाणी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, RSS और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है। आडवाणी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है। RSS और बीजेपी की लेबोरेटरी में ये क्या काम कर रहे हैं? यहाँ मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज कर पैसा चोरी किया जाता है। देश में कहीं नहीं होता है जो मध्य प्रदेश में होता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिवजी से चोरी की जाती है, यूनिफॉर्म और मिड डे मील का पैसा चुराया जाता है, व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य खराब किए जाते हैं, पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। 3 किसान रोज सुसाइड करते हैं। मंदसौर में किसानों को गोली मारी जाती है। बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ईडी की रिमांड 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था। अदालत से बाहर आते हुए आप सांसद संजय सिंह से जब पत्रकार ने पूछा कि ईडी ने क्या पूछताछ की है, इसके जवाब में संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का
पैमाना चेक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं पीएम मोदी उतनी यातना दें जितनी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की पुरुष युगल रैंकिंग में पहला पायदान हासिल करके अपना नया इतिहास रच दिया है। इस जोड़ी ने हाल में एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता था। रेड्डी और शेट्टी की जोड़ी ने ताजा रैंकिंग में 2 पायदान की छलांग लगाई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।